नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं जो है आईपीसी शुरू करूंगा, और आज मैं जो है आईपीसी शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। और दोस्तों, चलिए आईपीसी शुरू करते हैं। आज आप लोगों के लिए जो है मैं वे सारी मुख्य धाराएँ आपको बताऊँगा जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपका जिनको जान लेना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं। और ये 23 अध्याय 511 धाराएं दोस्तों, ये आप लोगों की जो है कानून, जो आपका जो है दंडात्मक कानून, जो दंडात्मक कानून है उसकी धाराएं है। आईपीसी जो है दंड का प्रावधान करती है दोस्तों। आईपीसी दंड का प्रावधान करती है। भारतीय कानून में जो है दंड का प्रावधान आईपीसी करती है। इसलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली धारा के साथ। दोस्तों, पहली धारा आईपीसी का संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार। इसमें क्या है दोस्तों, पहले जो है संहिता का नाम और विस्तार जो है जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पर लागू होता था। लेकिन इसको अब जान लेना जरूरी है क्योंकि जब से 370 हटी है, 370 को हटाया गया है, उसके बाद से यह संपूर्ण भारत यानी कि जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होगी। अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू होगी। सबसे पहले दोस्तों वहाँ रणवीर दंड संहिता के नाम से जो है उनकी वो लागू होती थी। और उसके लिए अब जो है दोस्तों उसको हटा दिया गया है। अब आईपीसी ही वहाँ पर लागू होगी, भारतीय दंड संहिता ही वहाँ लागू होगी। चलिए दोस्तों, अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 2 में दोस्तों कहा गया है कि वह अपराध जो भारत के भीतर किए गए हो, जो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किए गए हो, वह अपराध भारत में दंडनीय होंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। सीधा सा मतलब है कि अगर हम लोग भारत के अंदर कोई अपराध करते हैं तो उसमें जो है हम लोगों को दंड मिलेगा। यह धारा 2 कहती है। अब धारा 3 को आपको जान लेना जरूरी है। धारा 3 कहती है भारत से परे किए गए अपराध किंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। दोस्तों, मैं आपको बताऊं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर कोई अपराध करता है और वहाँ के न्यायालय, वहाँ के जो है न्याय प्रणाली के हिसाब से वह अपराध नहीं है और भारत की न्याय प्रणाली के हिसाब से वह अपराध है, तो वह दोस्तों भारतीय न्याय प्रणाली के हिसाब से वह अपराध माना जाएगा और यहाँ विचारण भारतीय न्यायालय में उसका विचारण होगा। ले दोस्तों, फिर बस इसके लिए इतना आपको इतना ही जान लेना है कि अगर कोई अपराध होता है, भारतीय न्याय के हिसाब से अपराध है, तो उसका विचारण भारत में होगा। चलिए दोस्तों, अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 8 दोस्तों, धारा 8 को आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। धारा 8 क्या कहती है, जेंडर के बारे में धारा 8 में प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, क्या है, पुल्लिंगवाचक शब्द जिन्हें जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में है, चाहे वह नर हो या नारी। दोस्तों, जहाँ पर भी इनका प्रयोग किया गया है वह हर व्यक्ति के बारे में है, वो नर हो या नारी हो। जहाँ भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है वो जो है धारा 8 के दिन, जेंडर के दिन चला जाता है। चलिए दोस्तों, इसको पढ़ लेना है, आपको देख लेना है। धारा 10 देख लीजिए दोस्तों। धारा 10 में स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष दोस्तों, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, यानी कोई भी आयु हो, चाहे अल्पायु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो रहा हो या फिर जवान हो, किशोर अवस्था हो, किसी भी आयु में हो दोस्तों, अगर पुरुष है तो वह नर मानव का घोतक है। और अगर दोस्तों स्त्री शब्द है, वह भी किसी भी आयु की हो, वह जो है स्त्री जो है मानव नारी का घोतक है। इसको आपको दोस्तों देख लेना, एक बार जान लेना है इसको। चलिए अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 18 दोस्तों, धारा 18 में कहा गया है भारत भारत से जम्मू कश्मीर के सिवाय सभी राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। ऐसा दोस्तों 370 से पहले था। 370 से पहले ऐसा था कि जो है जम्मू कश्मीर के अलावा चीज़ें भारत में होती थी। लेकिन अब जो है भारत भारत का मतलब जम्मू कश्मीर राज्य भी अब इसमें जोड़ दिया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य सहित भारत अब जो है धारा 18 के अधीन दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, धारा 19 कहती है न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब, वैसे तो इसमें दोस्तों बहुत कुछ है धारा 19 में, लेकिन आपके लिए वो जान लेना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आपको बस इतना जान लेना है कि न्यायाधीश, आपको सिर्फ न्यायाधीश जान लेना। न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किस धारा में किया गया है, और वो धारा 19 में किया गया है। अब दोस्तों आपको पता है न्यायाधीश का प्रयोग किया गया है तो न्यायाधीश बैठते हैं न्यायालय में। अब न्यायालय का प्रयोग जो है धारा 20 में किया गया है, आपको इसको समझ लेना है। जैसे ही आप धारा 19 का जिक्र कर रहे हैं न्यायाधीश, ऐसे ही आपको धारा 20 का जिक्र कर लेना है न्यायालय। चलिए दोस्तों, धारा 20 को एक बार देख लीजिएगा। धारा 20 न्यायालय, न्यायालय शब्द का प्रयोग किस है।
धारा 21 दोस्तों अच्छी धारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पर्पज से। लोक सेवक, लोक सेवक दोस्तों, लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जो एतस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्गों में से आता है। अर्थात दोस्तों इसमें बहुत सारे वर्ग दिए गए हैं, 7-8 इसमें वर्ग दिए गए हैं। ये देख लें 9, 10, 11, 12 काफ़ी सारे इसमें दोस्तों वर्ग दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इतना आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपसे इतनी अंदर की चीज़ें पूछी जाएगी। बस आपको सीधा सीधा याद कर लेना है कि लोक सेवक होता क्या है और लोक सेवक जो है किस धारा में है। ठीक दोस्तों, धारा 21 में लोक सेवक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो अंग्रेज़ों के समय में होता था, जो सेना का सेनापति होता था, जो सेनापति होता था उसको ही लोक सेवक, कमीशन्ड अधिकारी जो होता था उसको ही लोक सेवक माना जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों के पश्चात, अंग्रेज़ों के जाने के बाद अगर कोई सिपाही भी है ना, वो भी लोक सेवक है। ठीक दोस्तों, चलिए इसका आपको तो देख लेना है लोक सेवक होता क्या है बस। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि लोक सेवक किस धारा में है, बस आपको ये ज़रूरी है और आपको ये याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 24, धारा 24 दोस्तों बेईमानी से, और धारा 25 कपटपूर्वक। दोनों ये बहुत ही अच्छी धारा है दोनों। चलिए दोस्तों बेईमानी से मतलब क्या है। बेईमानी से मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या दिया गया है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित करे, अन्य व्यक्ति को सदेश हानिकारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है या यह कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और 100 रुपये का नकली नोट दे देता है दुकानदार को और अपना जो है काम कर लेता है। तो दोस्तों यह कार्य हुआ बेईमानी से, यह कार्य आपका बेईमानी से है, जिससे एक व्यक्ति को हानि होती है, एक व्यक्ति को दोष लाभ होता है। ऐसे मन से अगर कोई कार्य करता है तो वो दोस्तों बेईमानी से कहा जाता है। और दोस्तों धारा 25, धारा 25 कपटपूर्वक। कपटपूर्वक दोस्तों, कपटपूर्वक में क्या है कि जो कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति कि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। कपट करने के आशय से मतलब मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों बताऊं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सुनार के पास जाता है और सुनार के पास जाकर बोलता है कि एक हीरा दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ऐसे 25, 30 या 40 जितने भी हीरे, वो बताता है कि मेरे पास इतने हीरे हैं। लेकिन वे जो अगले हीरे होते हैं, 25 हीरे होते हैं, 40 हीरे होते हैं, वे असली नहीं होते दोस्तों, वे नकली होते हैं। इस प्रकार जो है वह व्यक्ति सुनार से कपटपूर्वक कार्य करता है दोस्तों, इसको कहते हैं कपटपूर्वक। इसको बोलते हैं कि मान लीजिए ऐसा ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो उसका इंटेंशन था दोस्तों कपट करने का। इसलिए आपको जो है इसको एक बार पढ़ लेना है, दोनों को धाराओं को आपको एक बार पढ़ लेना है कि बेईमानी से और कपटपूर्वक किस धारा में दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों अगली धारा की ओर बढ़ते हैं अपनी। धारा 34 बहुत ही ज़रूरी धारा है दोस्त। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका एग्ज़ाम अगर 10 शिफ्ट में या 20 शिफ्ट में होता है तो आप मान के चलिए 1/4, 1/4 शिफ्ट में आपको यह धारा देखने को मिलेगी। आप लोग इस धारा को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और इस धारा में दोस्तों क्या किया है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। यानी कि दोस्तों अगर 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, भले ही सभी व्यक्ति एक जैसा कार्य ना करते हो, लेकिन जब दोस्तों दंड उन्हें बोलेगा, उन्हें जो है सजा मिलेगी, तो वह उसी प्रकार मिलेगी जैसे वह कार्य चारों ने एक बिल्कुल चारों ने ही किया हो। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको उदाहरण दे दूं कि कोई बैंक लूटने जाते हैं, 3 दोस्त बैंक लूटने चले जाते हैं और बैंक में दोस्तों एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति गेट पर ध्यान देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं चौकीदार को देखूंगा, वो चौकीदार को संभालता है, और तीसरा व्यक्ति दोस्तों बैंक लूट लेता है, तीसरा व्यक्ति बैंक जो है लूट लेता है। तो दोस्तों जब उन लोगों को सज़ा मिलेगी तो उन लोगों को जो है इसी प्रकार सज़ा मिलेगी जैसे वह कार्य किसी एक व्यक्ति ने किया हो। इस प्रकार ही तीनों व्यक्तियों को उन्हें सज़ा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये धारा 34 कहती है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों यही कार्य कई व्यक्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों तीनों व्यक्ति ने, मान लीजिए कि तीनों व्यक्ति ने इन्होंने कार्य तो अलग अलग किया, लेकिन दोस्तों इन तीनों का आशय एक ही था, वो था बैंक चोरी करना, बैंक लूटना। इस प्रकार दोस्तों इन व्यक्तियों को जो है, इनका जो है व्यक्तियों का पूर्व मस्तिष्क मिलन था। ठीक, आपराधिक कार्य का जो पूरा पूर्व मस्तिष्क मिलन यानी कि प्रायोजित योजना थी,
इसलिए दोस्तों यह जो है धारा 34 का मसला है, आपको बेहद अच्छे से इसको याद कर लेना है, धारा 34 को समझ लेना है। चलिए दोस्तों अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धारा 34 के कुछ वाद है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, आपको इसको देख लेना है। और दूसरा वाद दोस्तों इसमें दिया गया है, मैं आपको बता दूं, महबूब शाह बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर को भी आपको एक बार पढ़ लेना है। अच्छी धारा है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी धारा, धारा 34 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा में दोस्तों जैसे आप धारा 46 है जी मृत्यु, आपको ये देख लेना। धारा 45 जीवन, धारा 46 मृत्यु, आपको इसको भी एक बार पढ़ लेना है, देख लेना है कि इसमें क्या दिया गया है। वैसे छोटी छोटी धाराएं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा इनका मुख्य हेडिंग से याद रख लेना है कि धारा 45 जो है जीवन से संबंधित है, धारा 46 जो है मृत्यु से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगली धारा की ओर अपना बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जो है धारा 52 भी देख लेना है एक बार सद्भावनापूर्वक। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, धारा आपको 52 देख लेनी है, और साथ साथ में दोस्तों धारा 52 भी आपको देख लेनी है। इसको आपको समझ लेना है, हेडिंग्स का याद कर लेना है, सद्भावनापूर्वक और जो है सद्भावपूर्वक और संश्रय, आपको इन दोनों को एक बार देख लेना है। चलिए दोस्तों अपनी अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों धारा 53 जो है दंड, इसको कहते हैं दंड। धारा 53 में आपका दिया गया है। अब इसमें दंड के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास दोस्तों, तीसरा जो है खत्म कर दिया गया है, चौथा जो है आपको मैं बता दूं कि चौथे में कारावास के प्रकार दिए गए हैं। कारावास कितने प्रकार का हो सकता है? कारावास दोस्तों 2 प्रकार का हो सकता है कारावास। एक जो है सादा कारावास, ठीक है दोस्तों। एक दिया गया 5 संपत्ति का समर्पण, जिसको दोस्तों कुर्की बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में जिसको कुर्की बोलते हैं उसे कहते हैं संपत्ति का समर्पण। और दोस्तों छठा दिया गया है जो, तो ये दंड के प्रकार दिए गए हैं, आपको देख लेना है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है, इसको आपको एक बार देख लेना है। ये दोस्तों आपको इसको धारा 54 को देख लेना है। इसमें दिया गया है मृत्यु दंड का लघुकरण, यानी कि मृत्यु दंड को कम किया जा सकता है, सजा उसकी लघु की जा सकती है। हर मामले में जिसमें मृत्यु दंड का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो समुचित सरकार है वो मृत्यु दंड को किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है। इसको आपको देख लेना है, अच्छी धारा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली धारा की ओर। धारा 55 भी है दोस्तों, आपको एक बार देख लेना है। आजीवन कारावास का भी वही चीज़ें है जो धारा आपका 54 में दी गई है। 54 में जो है मृत्यु दंड का लघुकरण दिया गया है, 55 में आजीवन कारावास दंडादेश का लघुकरण किया गया, यानी कि सजाएं छोटी की गई है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली धारा की ओर। हमारी अगली धारा है अगली धारा दोस्तों हमारी जुर्माने की रकम, जुर्माना न देने पर कारावास या दंडादेश। ये दोनों धाराएं आपको देख लेनी है, मोटी मोटी सी इनको पढ़ लेना है, ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार ये धाराएं देख। चलिए दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये छोटी वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज बना रहा हूँ। मैं इस पर अपना जो है आप लोगों का फीडबैक चाहता हूँ कि क्या आपको चीज़ें समझ आई, क्या आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हम निरंतर इसको आगे लेकर बढ़ते रहेंगे, और मैं आपको ऐसे ही आईपीसी सीआरपीसी सारी कराऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, आप लोगों की चीज़ें समझ नहीं आई है, तो दोस्तों फिर कोई फ़ायदा नहीं है बेवजह आप लोगों का टाइम ख़राब करने का। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई आईपीसी कुछ समझ आई, या फिर दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगा। जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों के मन में है क्लास देखने के बाद, वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ सकें, हम लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकें। फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए फिर जो है मैं कल दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और जहाँ तक हमने धाराएँ कर ली है उसके आगे से हम लोग कल फिर शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों
लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।